हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनिकल कॉन्सेप्ट। मैं सेल्फ किरण और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक्स के बारे में। सो आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक, राइट। सो जो यूकैरियोटिक्स का आरएनए प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोटिक से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स का आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो इन यूकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड व्हेन द आरएनए इज मेड फ्रॉम द डीएनए देन द आरएनए contain two types of unit known as the introns and second one is the exons. So इन यूकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद जब डीएनए से आरएनए बनता है, राइट, तब जो आरएनए बनता है वो आरएनए टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है। एक को बोला जाता है इंट्रॉन्स और सेकेंड को बोला जाता है एक्सॉन्स, राइट। सो आरएनए बनने के बाद जो आरएनए बनने के बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में वो आरएनए क्या कंटेन करता है, एक इंट्रॉन्स और एक एक्सॉन्स, मतलब कि वो आरएनए दो तरीके का एलिमेंट से बना हुआ होता है। एक्सॉन्स क्या है? एक्सॉन्स आर द ओनली कोडिंग एलिमेंट। कोडिंग एलिमेंट मतलब क्या? फंक्शनल प्रोडक्ट है। और उसी तरीके से देखें तो इंट्रॉन्स क्या है? इंट्रॉन्स है आपका नॉन कोडिंग एलिमेंट, मतलब कि वो नॉन फंक्शनल एलिमेंट है। सो इन यूकैरियोट्स दे नीड डू कट इंट्रॉन्स out from the exons and join the rest of the exons together and this process is known as the splicing. So ये splicing process क्या है? splicing process मतलब ये कि जब RNA टू टाइप्स का एलिमेंट कंटेन करता है, दैट इज द एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, उस एक्सॉन्स पार्ट से इंट्रॉन्स को अलग करने का प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग, राइट। उसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग। दैट मीन्स cut out the introns from the exons part is known as the splicing, and after the splicing the mRNA is called as mature RNA. और splicing के बाद जो RNA फॉर्म होता है उसको बोला जाता है mature RNA, and this mature mRNA can be synthesize the mature protein, और वो mature RNA कैपेबल होते हैं mature protein synthesize करने में, राइट। So after the transcription process is done, the three major step has occurs, right. So एक बार ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद वो प्री मेच्योर आरएनए फॉर्म करता है, और वो प्री मेच्योर आरएनए मतलब कि मेच्योर प्रोटीन फॉर्म नहीं कर पाता, इसीलिए वो प्री मेच्योर आरएनए को मेच्योर किया जाता है। और फॉर मेच्योर होने के लिए उसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। एक है 5 प्राइम कैपिंग मॉडिफिकेशन, सेकंड है 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन, द थर्ड है आपका स्प्लाइसिंग प्रोसेस, राइट, स्प्लाइसिंग। सो 5 कैपिंग मॉडिफिकेशन में क्या होता है? दैट मीन्स ग्वानाइन रेसिड्यू एडिशन इन द 5 प्राइम इंटरनल ऑफ दैट एमआरएनए। इसका मतलब कि आपका जो 5 डैश है और 5 प्राइम टर्मिनल है, उस 5 प्राइम टर्मिनल में ग्वानाइन रेसिड्यू ऐड होता है। लाइकवाइज दैट इन द केस ऑफ 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन में क्या होता है? रिपीटेटिव एडिनाइन एडेड 3 डैश सेक्शन ऑफ दैट ऑफ द न्यूली मेड एमआरएनए। सो जैसे कि 5 प्राइम में आपका ग्वानाइन रेसिड्यू ऐड होता है, लाइकवाइज इन द केस ऑफ 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन में आपका 3 प्राइम सेक्शन में एडिनाइन रेसिड्यू रिपीटेटिवली ऐड होता है, राइट। सो ये काम होता है 5 डैश और 3 डैश की टर्मिनल में। और उसके बाद आता है स्प्लाइसिंग। देन द स्प्लाइसिंग आर कैरिड आउट वेयर द इंट्रॉन्स आर कॉट और रिमूव फ्रॉम द एक्सॉन्स पार्ट, एंड देन अगेन द पार्ट ऑफ द एक्सॉन्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए मैच्योर mRNA। इसका मतलब भी सेम है, आपका जो नॉन फंक्शनल पार्ट है इंट्रॉन्स को है उसको कट आउट करके बाहर निकालना पड़ता है, और ओनली ये एक्सॉन्स को रखा जाता है ताकि ये आगे जाकर मैच्योर प्रोटीन फॉर्म कर सके, राइट। उसको हम डिटेल में समझते हैं, आइए देखते हैं।
सो 5 प्राइम कैपिंग में क्या होता है, द न्यूली मेड RNA दे हैव टू डिफरेंट टर्मिनल, दैट इज 5 डैश एंड 3 डैश। जैसा कि हमको पता है RNA का 2 टर्मिनल होता है, एक को बोला जाता है 5 प्राइम और 5 डैश, और दूसरा को बोला जाता है 3 डैश। इन द 5 डैश टर्मिनल दे आर स्टार्ट विद द 3 फॉस्फेट ग्रुप एंड रेस्ट ऑफ द RNA आर प्रेजेंट। सो आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये है आपका RNA और ये आपका 5 प्राइम और 5 डैश। तो 5 डैश में आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, राइट। एंड ये है आपका RNA। इन बिटवीन द 3 फॉस्फेट ग्रुप एंड RNA द टू नाइट्रोजन बेस NN बेस आर प्रेजेंट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट, ये है RNA और ये आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों के बीच में 2 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, राइट। सो एंड इन बिटवीन दिस 2 नाइट्रोजन बेस ये फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 नाइट्रोजन बेस को कौन मतलब कि कनेक्ट करके रखता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। सो प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि पहले 3 फॉस्फेट ग्रुप आया और उसमें ऐड हुआ, उन दोनों के बीच में 2 नाइट्रोजन बॉन्ड आए, ऐड हुए, और वो 2 नाइट्रोजन बॉन्ड को कनेक्ट करके रखता है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप क्लिप हो जाता है, राइट। उसके बाद GP जो है आपका ग्वानाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, दैट इज M7GP कनेक्ट NPN एंड RNA। M7 का मतलब है मिथाइलेशन प्रोसेस डन करने के बाद वो M7 एंजाइम्स उसमें ऐड होता है। GP मतलब आपका ग्वानाइल पायरोफॉस्फेट, PP मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप, राइट। एंड N मतलब क्या, नाइट्रोजन ग्रुप है, और वो नाइट्रोजन बेस को ज्वाइन करके रखता है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये आपका RNA, राइट। सो दिस थिंग एक्ट एज ए कैप एंड दिस थिंग हेल्प्स टू RNA एज गाइडेड इनटू साइटोसोल फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। सो आपका 5 प्राइम कैपिंग प्रोसेस डन होने के बाद कुछ इस तरीके का, राइट, कुछ इस तरीके का कैपिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जो कि हेल्प करते हैं मूव करने में उस RNA को फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोसोल, राइट। सेकेंड प्रोसेस है 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें एडिनोसाइन मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है, कहाँ, 3 प्राइम में, राइट, कहाँ 3 प्राइम में ऐड होता है, राइट, 3 प्राइम में ऐड होता है। पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल मीन्स रीच ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन देयर और सेट ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व्स टू इंटरेक्ट विद द पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल एट द बिगिनिंग, दैट इज द AUAA। सो सेम थिंग उसमें 3 प्राइम में आपका ये मतलब कि ये ऐड होगा, और आपका जो 5 प्राइम था उसमें ये ऐड होगा। ये कैपिंग की तरह काम करता है, और ये जो है एक टेल की तरह काम करता है, राइट। देन द थर्ड थिंग इज स्प्लाइसिंग। इन दिस मेथड व्हाट हैपन, वी नीड टू क्लीप द इंट्रॉन्स कट आउट एंड एक्सॉन्स जॉइन टुगेदर। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो इंट्रॉन्स है, जो कि नॉन फंक्शनल पार्ट है, उसको बाहर निकालने का होता है, और वो जो एक्सॉन्स है उसको ज्वाइन करने का होता है, राइट। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये है एक्सॉन्स 1 एंड एक्सॉन्स 2, इन दोनों के बीच में एक इंट्रॉन्स पार्ट है, राइट, और उस इंट्रॉन्स में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट
होता है, जो कि OH से डिनोट किया गया है। द एडेनाइन हैज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज 2 dash, that is the 2' OH, and that can be attack the nearby exons intron junction as a nucleophilic attack। तो आपका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्रेजेंट रहता है, वो नियरबाय एक्सॉन इंट्रॉन्स जंक्शन को न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसीलिए करता है ताकि वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का जो जंक्शन है वो सेपरेट हो जाए और इंट्रॉन्स उसमें से बाहर निकल जाए, और ओनली एक्सॉन्स पार्ट जो है वो उसमें ज्वाइन होकर एक मैच्योर mRNA फॉर्म कर सके। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसमें होता है, राइट। बट सो इन हायर ऑर्डर यूकैरियोटिक्स द 2 एक्सॉन्स प्रेजेंट इंस्टेंटली मोर इंट्रॉन्स कॉन्ट्रैक्ट are present in the middle, so far the A dash to attack they need all this location in the close proximity, and the only was bring to them close proximity is folding। so कुछ हायर ऑर्डर और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स बहुत ही फार पाए जाते हैं। उस केस में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना कुछ डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को फोल्ड करने का होता है, राइट। एंड फॉर द फोल्ड ऑफ RNA वी नीड टू एसोसिएशन ऑफ द U1, एसोसिएशन ऑफ द U4 एंड U2 U6 एंजाइम्स। ये सब क्या है? ये सब एंजाइम्स है, राइट। ये सब एंजाइम्स हमको नीड, ये मतलब कि ये सब एंजाइम्स उसमें रोल प्ले करते हैं फोल्डिंग करने में उस एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को, राइट। सो देन द U1 एंड U4 विल बी रिलीज। सो फोल्डिंग के बाद U1 और U4 एंजाइम्स वो रिलीज हो जाते हैं। सो ओनली U6 एंड U2 बचते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका EX2 का जो मतलब कि एक्सॉन्स 2 के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा यहाँ पर होगा, राइट, वो अटैक करेगा यहाँ एक्सॉन्स 1 और इंट्रॉन्स का जो जंक्शन है उसको अटैक करेगा। सो आफ्टर द क्लीवेज वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो एक बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को पाएंगे, राइट। सो and then the hydroxyl OH that is generate in the exons 1, it will attack to the phosphate here, right. That means EX1 OH group attack to the EX2 exon मतलब कि exon 2 junction, exon 2 इंट्रॉन जंक्शन। उसके बाद एक बार exon 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप exon 1 और इंट्रॉन्स को अटैक करने के बाद अब बारी आता है एक्सॉन्स 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक करता है यहाँ, मतलब कि एक्सॉन्स 2 और इंट्रॉन्स के बीच में जो जंक्शन है उसको अटैक करता है। और उसके बाद ये जो पार्ट है, राइट, ये जो इंट्रॉन्स पार्ट है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक्सॉन्स से, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट we will see the exons 1 paired with exon 2। so एक बार अगर इंट्रॉन्स वो एक्सॉन्स पार्ट से अलग हो जाए तो उसके बाद एक्सॉन्स 1 एक्सॉन्स 2 से पेयर कर लेता है। फाइनली वी गेट द एक्सॉन्स एंड इट विल फॉर्म द मैच्योर mRNA। और उसके बाद स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद जो RNA बनता है उसको हम बोलते हैं मैच्योर RNA। और वो मैच्योर RNA कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि है आपका ये 5 डैश और ये 3 डैश। 5 डैश में आपका रहता है 5 प्राइम कैपिंग और उसमें रहता है आपका 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन, दैट मीन्स द एडिशन ऑफ द एडेनोसाइन मॉलिक्यूल्स। और बीच में जब आपका रहता है मैसेंजर RNA, वो ओनली एक टाइप्स का एलिमेंट कंटेंट करता है जो कि है एक्सॉन्स, जो कि है
फंक्शनल प्रोडक्ट, और ये आगे जाकर क्या बनाता है, मैच्योर प्रोटीन, राइट। दैट मीन्स द मैच्योर mRNA कैन बी सिंथेसाइज मैच्योर प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल्स, और प्रोटीन आगे जाकर हमारा बॉडी का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक्स, दैट इज द RNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक्स। थैंक यू सो मच।